हे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो एक एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज होती है वो होता है पेपर प्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करते हो, यही डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपके पेपर को किस तरीके से चेक करने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों प्लीज बी केयरफुल और पूरा का पूरा वीडियो देख कर ही जाना। जैसे आपको भूख लगी हो और आपके सामने कोई थाली यानी जो डिश होता है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से परोस के दिया जाए तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हो। आपको वो खाना खाने से पहले ही सेटिस्फैक्शन मिल चुकी होती है। लेकिन वही अगर खाने में जैसे तैसे करके आपको परोस के दे दिया जाए तो आपको शायद खाने का भी मन ना करे। तो कुछ यही चीज़ होती है आपके एग्जामिनर के साथ। वो फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसको बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं और इन केस अगर अपने पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर रखा है तो चांसेस ये हैं कि वो आपकी पेपर को अच्छे से चेक नहीं करेगा और आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ टिप्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जो हमारा टिप है बेटा वो है कि लिविंग प्रॉपर मार्जिन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। जैसे कि आपका जो पेपर होने वाला है, ये हम सपोज करो आपका पेपर है, ठीक है। तो ये जो इस साइड वाला जो मार्जिन होता है ना, वो ऑलरेडी ऐसे डॉट डॉट करके दिया होता है। जहाँ तक मुझे पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे डॉट डॉट करके एक लाइनिंग दिया होता है। तो यहाँ पे छेड़खानी मत करना। राइट साइड में कोई भी मार्जिन नहीं दिया होता तो यहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन ड्रॉ करोगे। कम से कम आपका ये हैंड है ना, इतना ये देखो, आपको इतना मार्जिन कम से कम छोड़ना है, इससे ज़्यादा मत छोड़ना। इससे ज़्यादा छोड़ोगे तो ये स्पेस कम हो जाएगा और एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा क्या करना चाहता है, अपने आंसर को कम लिखना चाहता है और दिखाना चाहता है कि हमने बहुत ज़्यादा लिख रखा है। तो ये कम मत करना, दोनों तरफ मार्जिन जरूर छोड़ना, ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है अननेसेसरी कॉमाज इन लेटर। तो बेटा आज लेटर में कहीं कॉमा नहीं लगता है, चाहे वो रिस्पेक्टेड सर हो या मैम हो। इस जगह पे आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी लेटर में कॉमा नहीं देना है, ठीक है। थर्ड हमारा टिप है कि राइटिंग द सेक्शंस। अब बेटा राइटिंग द सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सेक्शन की ओर ले चलता हूँ। हमारे इंग्लिश में कितने सेक्शन हैं? हमारे सेक्शन ए है, बी है और सेक्शन सी है, ठीक है। ए में हमारा क्या है भाई? ए में हमारा रीडिंग सेक्शन है। बी में हमारा क्या है? बी में हमारा राइटिंग है और प्लस ग्रामर है। और थर्ड हमारा क्या है? लिटरेचर। ये हम सभी को पता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगता है। तो अगर आप मेरी मानो तो आप सबसे पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करना, ठीक है। उसके बाद आप सेक्शन सी अटेम्प्ट करना और उसके बाद आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करना। इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि रीडिंग सेक्शन को ना आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। आप ना पूरा एक ओवरव्यू बना लो कि कम से कम नहीं तो 45 to 50 मिनट्स जो है वो लास्ट का मैं बचा लूँगा। किसके लिए? वो सेक्शन ए के लिए बचा लूँगा। और ये कैसे बचाओगे मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको लिखने हैं, बनाने हैं। वो भी कैसे करोगे सब मैं इसी वीडियो में आपको एक एक चीज़ ना डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप पेपर प्रेजेंटेशन इतने अच्छे से करके आओ कि आपको एग्जामिनर ना यूँ ही मार्क्स दे दें। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बेटा कि एक एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जितना कम समय के लिए रुकेगा ये आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, ठीक है। कोशिश करो कि इतना नीट एंड क्लीन लिखो कि एग्जामिनर के पास कॉपी आपकी रुके ही नहीं, फट 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 मारते जाए, निकलता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि अपने सेक्शन को जरूर मेंशन करना। मान लो कि अगर आपने सेक्शन बी अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पे जरूर लिखोगे सेक्शन बी, ठीक है। और इसको ऐसे करके एक बॉक्स बना दोगे, यानी एग्जामिनर को साफ साफ दिखना चाहिए कि आपने सेक्शन बी चूज कर लिया है, अब आप सेक्शन बी के ही क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है बेटा। समझ गए? ये चीज समझ में आ गया। इसी के साथ रिलेटेड एक और टिप है, दैट इज कि हर एक सेक्शन को आपको एक नए पेज से स्टार्ट करना है। क्या बोला मैंने? कि हर एक सेक्शन को आपको एक नए पेज से स्टार्ट करना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे थोड़ा सा पेज बचा हुआ है तो आपने क्या किया, सेक्शन सी यहीं से स्टार्ट कर दिया। जी नहीं, अगर यहाँ पे हाफ पेज भी आपका बचा हुआ है, मान लो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर हाफ पेज भी बचा हुआ है तो उसको आपको यूज नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, नए पेज से सेक्शन सी स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। यूज ओनली ब्लू पेन। आपको बेटा कौन सा पेन यूज करना है, ध्यान रखना है, सिर्फ ब्लू पेन लेकर जाना है, सिर्फ ब्लू पेन लेकर जाना। साथ में एक पेंसिल जरूर ले लेना, ठीक है। पेंसिल प्लस इरेजर ये जरूर लेकर जाना और प्लस शार्पनर भी मैं बोलूँगा ये भी ले जाना,
ठीक है। तो पेंसिल आपको लेके जाना है, ब्लू पेन लेकर जाना है, इरेजर लेकर जाना है और एक शार्पनर लेकर जाना है। कहाँ पे यूज़ करोगे पेंसिल का, ये भी मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। पर आपको यूज़ करना है सिर्फ ब्लू पेन। ये सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप ब्लैक पेन का यूज़ नहीं कर सकते। तो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे वो ब्लू पेन से लिखोगे और इस तरह से ऐसे इसको क्या करोगे, सेक्शन बना दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जब ये सेक्शन वाले क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनको नहीं आ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं उसके लिए स्पेस ही नहीं छोड़ते। वो क्या करते हैं, अगला सेक्शन का क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उनको याद आता है अरे भाई ये क्वेश्चन तो मेरे से बना ही नहीं, अरे इसको मैं कहाँ डालूं। फिर वो क्या करते हैं, दूसरे सेक्शन में जाके लिखते हैं। अब होता क्या है कि सेक्शन बी एग्जामिनर चेक कर रहा है, अब वो सेटिस्फाइड हो गया कि अब तो बच्चे ने सेक्शन सी करा होगा, तब वो सी भी करने लगा। फिर से आपने क्या किया, सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन को सी सेक्शन के बाद लिख दिया। कैसा लगेगा बताओ, खराब लगेगा ना। तो जब आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हों तो आप प्लीज उसके लिए स्पेस छोड़ दो, एक एस्टिमेटेड लाइंस छोड़ दो कि इतने लाइन में मेरा ये आंसर आ जाना चाहिए, तो उतना लाइन आपको छोड़ देना है और फिर उसी जगह पर उसको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि उसको वहां से छोड़ के कहीं और लिख रहे, ये गंदा इंप्रेशन देता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नो इंडेंटिंग इन योर लेटर्स। नो इंडेंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये मार्जिन के बगल में जो ये लाइन छोड़ते हो यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड इंडेंटिंग। और लेटर में कभी इंडेंटिंग मत करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे लिखते हो ना सेंडर्स एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस यहाँ से लिखना है, फिर यहाँ पे लाइन लिख करना है, फिर यहाँ पे आप डेट लिखोगे। तो जो भी चीज़ें आप लिखोगे इस मार्जिन से सटी होनी चाहिए। इधर कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको बीच में लिख देते हैं, कोई थोड़ा सा इंडेंटिंग करके लिखते हैं। तो आपको ऐसा गंदा प्रेजेंटेशन नहीं करना है। आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को ऐसे बिना इंडेंटिंग किए ही लिखना है। ठीक, आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड है हमारा कि एप्रोप्रिएट लाइन जरूर छोड़ना। कहाँ कहाँ लाइन छोड़ना है, सेंडर्स एड्रेस लीव अ लाइन, डेट लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस लीव अ लाइन, सब्जेक्ट लीव अ लाइन, salutation leave a line, then the body of letter then leave a line, thanking you leave a line and yours sincerely या faithfully और नीचे अपना नेम। इतने जगह पे आपको लाइन जरूर छोड़ना है। लाइन नहीं छोड़ोगे फॉर्मेट गलत हो जाएगा, फॉर्मेट गलत हो जाएगा मार्क्स आपके कटने के चांसेस बन जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि एक भी नंबर मैं नहीं कटने दूंगा या नहीं कटने दूंगी, उसके लिए मुझे जो बेस्ट मेथड है वो मैं यूज़ करूँगा। एक टॉपिक बेटा जो मैं आपको बीच में वीडियो के बीच में बताना भूल गया था, और वो टॉपिक ये है कि जब आप ग्रामेटिकल पोर्शन बना रहे हो तो उस समय आपको क्या करना है, टोटल आपके 12 क्वेश्चंस होंगे ना, तो आपको जो मन में आए क्वेश्चन वो मत लिखना। आप क्या करो, ऐसे सीरियली 1 2 3 4 चाहे जो भी सीरियल नंबर हो उस तरीके का सीरियल नंबर आप नीचे लिख दो। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो आप अटेम्प्ट करना, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है उसके बगल में आप ऐसे क्रॉस कर दो। सबसे पहले एकदम सिंपल सी बात है, पहले 1 बनाओ, फिर 7 बनाओ, फिर 3 बनाओ, फिर 2 बनाओ। ऐसे मत करना, इससे एग्जामिनर ना एकदम पूरा झुंझला जाता है, वो इरिटेट हो जाता है। तो ऐसा मत करना, जो भी चीज़ें आप दो एकदम पूरा सिंपल एंड सीरियल मैनर में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपके ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आप जरूर वहाँ पे लिख दो। जैसे मान लो कि 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है, तो यहाँ पे सी लिखो और सी लिखने के बाद सी में क्या लिखा हुआ है वो भी वहाँ पे मेंशन कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लो इसका राइट ऑप्शन ए है, तो ए लिखो यहाँ पे और ए में क्या लिखा हुआ है वो भी मेंशन करो। बच्चे क्या करते हैं, कई बार ये मेंशन नहीं करते, सिर्फ ये लिख देते हैं, फिर टीचर परेशान हो जाता है क्योंकि कई बार उसके पास सिर्फ ABCD ऐसा वाला रहता है, तब परेशान हो सकता है वो। कई बार वो क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ ये लिख कर छोड़ देते हैं, इसमें ये देते हैं नहीं। तो ये काम आपको नहीं करना। ये 2 चीज़ें मैं बताना भूल गया था। पहला कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे वो सीरियली होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है कि जो भी आप ऑप्शंस वाले क्वेश्चन लिखोगे उसमें ऑप्शन लिखकर जरूर वहाँ पे लिख देना कि वहाँ पे क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारा टिप है बेटा कि अगर आपकी राइटिंग अभी तक आपने नहीं सुधारी है, कोई बात नहीं, अब वो टाइम भी नहीं बचा है कि आप बैठ के अपनी राइटिंग सुधारो। तो इन सच केस आप क्या करोगे, 2 वर्ड्स के बीच का जो गैप है उसको थोड़ा मेंटेन करके चलोगे। ठीक है, यानी आप अगर सटा के लिखते हो तो थोड़ा सा आप स्पेस देकर लिखोगे। कोई बात नहीं, अगर आपकी राइटिंग गंदी है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हो पाई है, आपको टाइम नहीं मिल पाया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना कि थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना। जैसे कि राहुल इज़ अ बॉय अगर मुझे लिखना है तो राहुल आप यहाँ पे लिखो और उसके बाद इस थोड़ा सा स्पेस दो, फिर अ और बॉय, ऐसे करके लिखोगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और टिप है कि अगर मान लो आपने गलती लिख दिया, आपसे कुछ गलती हो गया, जैसे कि अगर आपको मान लो लिखना होता लूज,
ठीक है, LOAC की जगह पे आपने क्या कर दिया, LOAC लिख दिया। होता है, कई बार होता है, तो आप ना ऐसे ऐसे करके कट कर देते हो, ये गलती नहीं करना। आपको क्या करना है, LOAC है ना, इसको एक लाइन में कट करो, LOAC लिख दो, हो गया आपका करेक्ट। तो जहां भी आपसे मिस्टेक हो, मेक श्योर कि आप वहां पे ऐसी गंदगी ना करो, ये खराब इंप्रेशन बनाता है। आगे चलते हैं। अंडरलाइन योर आंसर्स विद अ पेंसिल, मतलब जब आप सारे क्वेश्चंस लिख लो, ये मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको साथ साथ में करते हुए चलो। आपको क्या करना है, जब आप सारे आंसर्स लिख लेते हो, ठीक है, जब आपके पास लास्ट के आपको 10 to 15 मिनट्स बचा लेने होते हैं ताकि आप पूरे अपने आंसर्स को रिव्यू कर लो। इसी में बच्चे फंस जाते हैं, टाइम नहीं बचा पाते। ठीक है, आपको सारी चीज़ें ना समझ के करनी होती है। वहाँ पे थोड़ा सा 2, 2.5, 3 घंटे आपके लिए थोड़े से क्रूशियल होते हैं उस समय, तो आपको कोशिश करना होता है कि हम टाइम को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करें। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप सेट्स लगाओ, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से, तो ताकि आप मैनेजमेंट सही से कर पाओ। चलो कोई बात नहीं, अब तो सारी चीज़ें खत्म हो गई। बस ध्यान रखना कि लास्ट के कुछ मिनट्स आप बचा लेना, ताकि जो भी आंसर्स आप लिखे हो उस आंसर को आप क्या करो, अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने का मतलब क्या हुआ बेटा, गौर से समझो कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपका लेटर है, आपके एनालिटिकल पैराग्राफ्स है, तो इन बड़े बड़े आंसर्स में या फिर आप जब लिटरेचर का कोई आंसर लिख रहे हो उसमें अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जामिनर पूरे आंसर को ना पढ़े और अपना टाइम वेस्ट ना करे, आप जल्दी से अपने कॉपी उसके पास से निकलवा दो, तो आप क्या करो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो उस क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसको अंडरलाइन कर दो पेंसिल से। एक स्केल भी लेके जाना, मैं यहाँ पे देना भूल गया, एक रूलर भी लेके जाना। ठीक है, इस स्केल से आपको ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन कर देना है। वो टाइम नहीं लगता, आपको लगता होगा इतना कौन करने जा रहा है, बहुत टाइम लगता है। नहीं बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर सारा हो जाता है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होंगे, चाहे वो लेटर के हो, एनालिटिकल पैराग्राफ के हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, जितना हद तक हो सके आपको उसको इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर देना। एग्जामिनर से उतना देखेगा और वो मार्क्स दे देगा, वो पूरा नहीं पढ़ता। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ड्रॉ अ लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग वन आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका एक आंसर खत्म हो जाए तो वहां पे आप लाइन जरूर छोड़ देना। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक नंबर का क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस थे, A, B, C। ठीक है, तो A और B के बीच में 2 लाइन कम से कम छोड़ देना, B और C के बीच में कम से कम 2 लाइन छोड़ना। फिर C के बाद ये 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया तो आपको यहां से पेंसिल से 2 लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है बेटा, समझ गए। फिर जब दूसरे नंबर का क्वेश्चन बना रहे होगे, उसमें भी ABCD होगा, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन से पहले आपको ये लाइन जो है वो क्लियरली दिखना चाहिए कि अपने आप पे लाइन छोड़ा है। ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, एकदम इस पार्ट से इस पार्ट तक पूरा आपको ड्रॉ कर देना। 2 लाइन जो है वो पतले पतले आप पेंसिल से ड्रॉ कर दो। फिर जब 2 नंबर के क्वेश्चन पूरे खत्म हो जाए तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना। ध्यान रखना, ABC के अंदर मत करना। अगर एक क्वेश्चन के कुछ सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक कैटेगरी में कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, तो सब में अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ जो मेन वाले क्वेश्चंस हैं उसमें अंडरलाइन करना। ठीक, समझ में आ गई बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि कोई भी लेटर हो जो आप बनाने जा रहे हो, या आपका एनालिटिकल पैराग्राफ हो, ठीक है, लेटर हो या एनालिटिकल पैराग्राफ हो, इसको कभी भी हाफ पेज से स्टार्ट मत करना। ठीक, इसको हमेशा एक नए पेज से स्टार्ट करना। क्यों ना इसके पीछे वाले पेज में आपके पास हाफ पेज बचा हुआ हो, आपको नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, एक नए पेज से स्टार्ट करना है। नया सेक्शन नए पेज से, लेटर नए पेज से, पैराग्राफ नए पेज से। ये एक अच्छा इंप्रेशन बना कर देगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन के हर पेज के नीचे आपको लिखना है PTO, प्लीज टर्न ओवर। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर मान लो गलती से कोई पेज छोड़ दिया होगा तो वो नीचे देखेगा, रे इसके बाद भी कुछ लिखा हुआ बच्चे ने, तो वो क्या करेगा, दे देगा मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारा चेंजिंग ऑफ पैराग्राफ। बेटा, चेंजिंग ऑफ पैराग्राफ हम कहाँ पे करते हैं, जरा गौर से समझ लो। जब आप अपने आंसर में अपने सेंस को बदलना चाहते हो तो वहाँ पे आप पैराग्राफ चेंज करोगे। मान लो आप कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हो, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते लिखते आपने अपना सेंस बदल दिया, तो वहाँ पे पैराग्राफ चेंज करोगे। फिर से आपने सेंस बदला, फिर पैराग्राफ चेंज करोगे। तो जब आप एक चीज़ के बारे में बात करते रहते हो तो आप सेम पैराग्राफ पे लिखते हो। जैसे ही आपका सेंस चेंज हुआ, अपनी खुद की ओपिनियन डालनी हो, पैराग्राफ चेंज कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि हाँ, लीव सब लाइन्स आफ्टर योर फाइनल आंसर। मतलब जो भी आपका फाइनल आंसर होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी होता था जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था,
तो उसमें मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है करते हुए कि जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हो तो कई बार क्या होता है कि सारे थॉट एक बार में माइंड में नहीं आ रहे होते, तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम कुछ लाइन्स लीव कर देते हैं, ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बैठे नहीं रहना, आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना। जैसे ही वो क्वेश्चन बनाते बनाते कुछ थॉट आया, वापस से उस जगह पे आओ और वो थॉट को पूरा करो, उस क्वेश्चन के आंसर को पूरा करो। ऐसा भी हो सकता है जब आप सारे क्वेश्चन बना लो तब आपके माइंड में अरे अब तो मुझे वो क्वेश्चन बनाना है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, तो उस पर आप बनाओगे। तो जब भी आप आंसर लिख रहे हो, आपका जो पेपर होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, आपके पास पेंसिल जरूर होगा, आपको वहाँ पे टिक लगाते जाना है। जो क्वेश्चन आप बनाते जाओ उसको टिक लगाते जाना, ठीक है, ताकि आप जब सारे क्वेश्चन बना लो तो आपको पता चल जाए कि सारे क्वेश्चन आपने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो छूट गया हो। तो जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो उसको गोल करना है, ऐसे इनसर्कल करना है, और जो क्वेश्चन आपसे बनते जा रहे हैं आपने उसका पूरा आंसर दे दिया है, उसको ऐसे टिक लगा दो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपको लग रहे हैं कि ये मुझे आ रहा है, थोड़ा सा मतलब मैंने बनाया है, ये सही होगा नहीं होगा क्योंकि मुझे रिव्यू करना है, तो उसको आपको टिक भी करना है, उसको स्टार लगा दो, ठीक है, उसको स्टार लगा के रख लो अभी सही, ताकि लास्ट में आप रिव्यू करते वक्त आपको पता चल जाए कि अरे ये वाला क्वेश्चन को तो मैंने स्टार लगाया था, दैट मीन्स आई वॉज कंफ्यूज्ड इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेटा कि डोंट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन। आपके इंग्लिश वाले पेपर में या कोई भी पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, क्योंकि ये आपका कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, आपके यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, तो इसीलिए आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सीबीएसई बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो काफ़ी लिबरल है। लिबरल मतलब आपको जब आंसर्स नहीं आ रहे हों, आप कुछ भी लिख कर आओ, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख कर आओ, आपको वो मार्क्स देगा, ठीक है, वो मार्क्स आपको देगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ लिखा हो और वो काट कर 0 बैठा दिया हो। तो जब कुछ भी ना आए, उस चैप्टर से रिलेटेड जो आ रहा हो, जो थॉट आ रहा हो, क्यों ना आप क्वेश्चन ही उतार कर आ जाओ। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, ध्यान रखना। जब कुछ ना आ रहा तो क्वेश्चन ही उतार के आ जाओ, उस इंसान के बारे कुछ लिख दो वहां पे, लेकिन जरूर लिख कर आना। अगर मान लो कि एक नेल्सन मंडेला चैप्टर है, ठीक है, नेल्सन मंडेला चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो एक मैंने मास्टर आंसर दे रखा है, अब जाओ उसको देख लो, वो आंसर वहां पे उठा के डाल दो, कुछ भी लिख दो, खाली मत छोड़ना पेज, एक भी आंसर मत छोड़ना। सपोज करो कि वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने उसको छोड़ दिया तो ऐसे भी आपको 4 नंबर तो पूरे गए, लेकिन मान लो अगर आपने उसमें कुछ भी लिखा हो तो आधा 1 नंबर तो मिल जाएगा, लगभग अगर सही हो गया तो 2 नंबर भी दे दे, तो कुछ तो मार्क्स बढ़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जो आपका सबसे पहले आपको जो पेपर मिलने वाला है, जैसे आप बैठोगे तो आपको 15 to 20 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, ठीक है, तब आप कॉपी का सील जो है वो ओपन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो उस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो उस समय अपना रीडिंग सेक्शन के एक पैराग्राफ को कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामर को कंप्लीट करते हैं। तो अगर मुझे पर्सनली बोलोगे तो मुझे ग्रामर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करता, मैं अगर आपके जगह पर हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँ, मुझे जैसे ही पेपर मिले, जैसे ही मुझे पेपर मिले, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि दोनों पैसेज में से कौन सा ऐसा पैसेज जो है वो थोड़ा सा मुझे इजी लग रहा है, ठीक है, वो मैं ऊपर से देख लूंगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि इजी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, दोनों में से उस वाले पैसेज को, जो इजी वाला पैसेज है उसको मैं क्या करूंगा, पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगा, क्वेश्चंस पढ़ के एक आइडिया ले लूंगा कि मुझसे क्या पूछा गया है, और मैं क्या करूंगा, अपने आंसर्स वहां पे ढूंढने स्टार्ट कर दूंगा। पेंसिल आपके पास रहेगा, आप अंडरलाइन करते जाना, अच्छा यहाँ से आंसर होगा 1 नंबर का, यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर का, यहाँ से यहाँ तक 3 नंबर का, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फालतू का मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा ग्रामर पार्ट में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर में तो लिखने का कुछ है ही नहीं, है भी तो बहुत कम। तो जो आपको सिर्फ टिक लगाने वाले ऑप्शन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देख लो, ये जब आपको 15 to 20 मिनट्स मिलेंगे ना, ये 15 to 20 मिनट्स में आपको कुछ भी लिखने वाला काम तो करना नहीं है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उसको एक दफ़ा आप देख जाओ। लिटरेचर में भी कुछ पैसेज टाइप क्वेश्चंस आएंगे एक्सट्रैक्ट वाइज, आप उसको देख लो। मैं कहूँगा कि रीडिंग सेक्शन को आप मत देखो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग पे हेडेक डालता है। तो रीडिंग सेक्शन को आप एकदम लास्ट में ही करना। आप एक काम करो, जो लिटरेचर के जितने भी पैसेजेस दिए गए हैं उसको आप कोशिश करो कि जितना हो सके वहाँ पे कंप्लीट कर लो। ग्रामर के जो बचे हुए हैं, जो भी बना हुआ है, बन सकता है, उसको कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद अगर टाइम बचा तब ये वाले पे जाओ, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधी सी वाले सेक्शन पे जाओ और घूम के फिर लास्ट में आपको इस पे आ जाना है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन को आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। जो भी बड़े वाले क्वेश्चन है उसको आपको पहले अटेंड करना है, छोटे वाले को बाद में करना।
अगर आपको सब आ रहा हो तो आप इसको नॉर्मली छोटे से बड़े में भी जा सकते हो। आगे चलता हूँ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये, डैट इज़ कि बिलीव इन योर सेल्फ। कहने का मतलब कि आपको खुद पे बिलीव करना है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, दैट इज़ एंटोनिम एंड सिनोनिम। पैसेज में आपके एंटोनिम एंड सिनोनिम आते हैं, कई बार वो एंटोनिम सिनोनिम आपको नहीं आ रहे होते, तो इन केस आपको सोच सोच के एकदम अपने दिमाग का कचुम्बर नहीं निकालना है, इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि उस लाइन में जहाँ पे भी वो वर्ड दिया होगा उस लाइन को आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। उसके ऊपर वाले एक लाइन को पढ़ो, उसके बाद वाले एक लाइन को पढ़ो, देखो कोई ना कोई सेंस आ रहा होगा, तो उस सेंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे लिख के आना है। ठीक है, समझ गए, दिमाग में आ गया ना। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि जो भी पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है बोर्ड का, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, वो बाकी सारे पेपर से इजी होने वाला है। यानी जो भी पेपर्स आपने प्री बोर्ड में दे रखे हैं, जो आप सैम्पल पेपर बना रहे हो, उन सब से वो पेपर इजी होने वाला है, क्योंकि वो सीबीएसई बना रहा है और ऑल ओवर इंडिया के लिए बना रहा है। कई बच्चे सैम्पल पेपर को देखकर डर चुके हैं, मॉडल टेस्ट पेपर को देखकर डर चुके हैं, तो आपको डरना नहीं है। वो क्वेश्चन आपके काफ़ी सिंपल आते हैं, तो इतना हवा मत बना के रखो कि बोर्ड के एग्जाम्स है तो पता नहीं बोर्ड के एग्जाम्स में क्या होगा, बहुत सारे प्रेशर ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा पेपर प्रेजेंटेशन बना रखा है। कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा स्केच पेन वगैरह लेके जाते हैं, कलर वगैरह करते हैं, वो गलती बिल्कुल मत करना। आपको वहाँ पे उसको सजाना नहीं है, कलरिंग नहीं करना है, ध्यान से आपको इंडेंटिंग ज़्यादा नहीं करना है। ये लाइनिंग प्रॉपर तरीके से छोड़ोगे, दोनों तरफ इक्वल लगे, ऐसा ना हो कि यहाँ से इतना बड़ा लग रहा है, यहाँ से इतना छोटा लग रहा है। अपने से यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करना, ऑलरेडी यहाँ पे मार्जिन दिया होता है। तो ये सब कुछ मैंने आपको तरीके बताए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एनालिटिकल पैराग्राफ की अगर बात करूं तो एनालिटिकल पैराग्राफ में अगर पाई चार्ट आ गया तो पाई चार्ट में ना आपके नंबर्स होते हैं 60%, 30%, 20%, 10% ऐसे करके। तो उस समय जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको कोशिश करना है कि आप बड़े से छोटे की ओर जाओ। मतलब उस पाई चार्ट में वो सबसे बड़ा वाला यूनिट है, उसको आप सबसे पहले बनाओ, उसके बारे में पहले बताओ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके। ये बेस्ट तरीका होता है। आप छोटे से बड़ा भी जा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप बड़े से छोटा जाओ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर काफ़ी अच्छे तरीके से आपने ध्यान में रखा तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है, और एग्जामिनर के पास आपका जो पेपर है वो ज़्यादा देर नहीं रुकेगा और वो ईजिली चला जाएगा। थोड़ा नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना, जैसे मैंने आपको सारे टिप्स बता रखे हैं। कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करना। एक और वीडियो आपकी आने वाली है, ठीक है, कि इंग्लिश के एग्ज़ाम से पहले हमें क्या क्या करना है, या फिर बाकी एग्ज़ाम से पहले हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो उस वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून रहना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की जितनी मदद हो सके मैं करूँ, और प्लीज़ नीचे बताना कि आपको अगर कोई डाउट हो तो मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्ज़ाम देना, फोड़ देना, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। याद रखना, एक कोट अपने आप से बोलो, सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप कर सकते हो। काफ़ी इजी चीज़ है, बोर्ड एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको कोई वॉर्ड लेने नहीं जाना, ठीक है। दूसरी बात, अपने मन में आपको कहना है देख लेंगे, अरे यार देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे, छोड़, टेंशन नहीं लेना। हाँ, पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, जो होगा बोर्ड में देख लेंगे, एग्ज़ाम में वहीं पे देख लेंगे, ठीक। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चाहो आप अपना पढ़ाई करो, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।